हेलो। कहाँ तक हुआ था? 407 से होना था। हरा सोना किस पौधे को कहा जाता है? बांस चाय के पौधे को हरा सोना कहते हैं। और द्रव सोना किसको कहते हैं? द्रव सोना कहते हैं पेट्रोल को। किसको? पेट्रोल को। और सफेद सोना किसको कहते हैं? सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। हो गया? बताओ, हरी खाद के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? रसोई घर का कचरा। क्योंकि रसोई घर में साग सब्जी ही ना होता है। इससे बताओ, कहेगा कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। इस गैस का नाम क्या है? बायोगैस। इस गैस का नाम क्या है? बायोगैस। हो गया? जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को विघटित कौन करता है? जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक मतलब सड़ने वाले को विघटित करता है, इसलिए इसको पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। जीवाणु और कवक को पृथ्वी का क्या कहते हैं? अपमार्जक। बताओ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से पारिस्थितिकी तंत्र को क्या खतरा है? खाली खतरे है, जो सड़ता नहीं है, जैसे प्लास्टिक, उससे खतरा है कि नहीं है? हमारी जैविक विविधता को क्षति कर देगा। जो हमारे तरफ सारी चीजें हमारे पास पाई जाती है वो खत्म हो जाएंगी, कुछ रहेंगी कुछ चली जाएंगी। अजैव निम्नीकरणीय में कौन आता है? प्लास्टिक। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उदाहरण क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ जैव निम्नीकरणीय मतलब सड़ने वाला कि ना सड़ने वाला? तो बताओ, तो खाद्य पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ है वो सड़ने वाला है कि नहीं है? बढ़े? अम्लीय पानी का प्रभाव किस प्रकार का होता है? हानिकारक। एसिडिक फूड, एसिडिक वाटर आप पीजिएगा, हानिकारक है आपके लिए। बताओ, उपभोक्ता क्या है? जो उत्पादक को खाता है वही ना उपभोक्ता है। जो उत्पादक को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता। अरे बोलो। अजय, प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक को खाएगा वो तृतीयक। इसको यहां पर लिख लो, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ये उत्पादक द्वारा उत्पन्न भोजन का उपयोग करते हैं। जैव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य को हम बोले थे कौन ऊर्जा कहते हैं? अक्षय ऊर्जा। विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। डायरेक्ट ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की कमी को क्या कहते हैं? ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा का ह्रास। और ऊर्जा मिल जाएगा तो ऊर्जा की वृद्धि। बताओ, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे कम मात्रा में ऊर्जा किस स्तर में होता है? आप जानते होंगे, लिंडमान का नियम यही ना है।
सबसे अधिक कहां मिलता है ऊर्जा? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा घटता है कि बढ़ता है? 10% ऊर्जा उपयोग करते हैं। कितना परसेंट? सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? उत्पादक की। हो गया? तो नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या होता है? घटता है। ऊर्जा पिरामिड का ऊपरी स्तर क्या दर्शाता है? शिखर उपभोक्ता। ये जो ऊपरी स्तर है, शिखर का मतलब ऊपर का उपभोक्ता को दिखाएगा, और निचला किसको दिखाता है? उत्पादक को। निचला किसको दिखाता है? उत्पादक को। और ऊपर का दिखाता है शिखर उपभोक्ता, यानी ऊपर वाला उपभोक्ता। ओजोन परत किस तत्व से बना है? ऑक्सीजन। अरे ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। कौन मंडल में है? समताप मंडल में है। ओजोन परत कौन मंडल में है? समताप मंडल में। आइए, पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? कल हमको लगता है रात वाला क्लास में बताए थे। पराबैंगनी किरण को रोकता है। सड़ी मछली जैसी गंध। हो गया? अरे हुआ? बताओ, ओजोन प्रकार परत किस प्रकार की विकिरणों को रोकता है? और ओजोन परत का क्षय किससे होता है? ओजोन परत का क्षय किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी या रेफ्रिजरेटर से निकलता है। बताओ, ओजोन परत के पतले होने में किस प्रकार की बीमारी होती है? स्किन कैंसर, क्योंकि पराबैंगनी किरण पड़ेगा तुम्हारे चमड़े पर, हो जाएगा स्किन कैंसर। और ओजोन परत में छेद का मतलब पतला होना कि छेद होना? पतला होना। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताओ, ओजोन के ऊपरी परत को क्या नाम से जानते हैं? सेट्रोटोपॉज परत कहते हैं। याद रखना होगा, ओजोन के ऊपरी परत को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। स्ट्रेटोपाज। इंग्लिश हिंदी दोनों यही है। बताओ, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कौन करता है? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब पादप। पादप प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा बनाता है, जिसका उपयोग करता है। ग्लूकोज क्या है? रासायनिक ऊर्जा न है। कौन विधि द्वारा रासायनिक ऊर्जा बनता है?
प्रकाश संश्लेषण। बताओ, ऊर्जा प्रवाह में जो ऊर्जा रास्ते में खो जाता है उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा का अपव्यय, व्यय मतलब होता है खर्च होना। ये जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित कर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उत्पादक के उत्पाद को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। और जो उत्पादक यानी प्लांट खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक, और जो द्वितीयक को खाएगा वो तृतीयक। बताओ, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वह किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में। जकरा में भी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी वो सब क्या है? उत्पादक। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? उत्पादक। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? उत्पादक। अगला, जैव आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है दोस्त मेरे बढ़ना। ये क्वेश्चन पूछा था, का क्या तात्पर्य? रसायनों का खाद्य श्रृंखला में संचय। एक मिनट रुक जा। जैसे उत्पादक है, उत्पादक अगर प्लांट में भोजन बना बना के संचित करते जाता है तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूछता है कि जैव आवर्धन क्या है? रसायनों का खाद्य श्रृंखला में संचय। रसायनों का खाद्य श्रृंखला में संचय जैव आवर्धन कहलाता है। भोजन बना बना के रखते जाएगा, इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। बताओ, हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करके, बहुत ज्यादा भी नहीं या बहुत कम भी नहीं, तभी हम संरक्षण कर पाएंगे। बताओ, कोलिफॉर्म, ये पूछा था ना तुमको? अरे ये पूछा था, आपको पूछा था कॉलीफॉर्म। लाश जो जल जाता है ना, लाश के छोटी आंत में होता है कॉलीफॉर्म। तो आपको पूछा था गंगा में कौन सी जीवाणु है? कॉलीफॉर्म। क्योंकि अधजली लाशों को फेंक दिया जाता है जिसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। कॉलीफॉर्म जीवाणु का मुख्य कारण है मनुष्य का मलजल या अधजली लाशें। यही क्वेश्चन पूछा था आपको। ये 15-20 लाइन से 2-3 गो क्वेश्चन पूछा है, 4 गो। एगो लिंडमान वाला पूछा है, एगो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है वो पूछा, 10% यूज होता है वो पूछा है, आपको आप ही को पूछा है। उसके बाद ये पूछा है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। बताओ, गंगा नदी के प्रदूषण, बोले ना यही क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन। कॉलीफॉर्म जीवाणु जो होता है हमको लगता है 9, 10 या 6 to 8 में पूछा है। हाँ, हाँ है बक लिखो न। वो दूसरा तुम बोल रहा है, ये दूसरा है। गंगा नदी के प्रदूषण स्तर का मुख्य मापक कौन जीवाणु है? कॉलीफॉर्म जीवाणु। आई कहां होता है? अधजली लाशम। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पानी के पीएच को जानने के लिए। पीएच कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय है, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करता है। अब बताओ, पीएच स्केल का खोज कौन किया? इसका खोज किया सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। हो गया। हमारे दैनिक आवश्यकताओं में संपोषित विकास की क्या भूमिका है? बताओ क्या भूमिका है? यह हमारे पर्यावरण को क्या रखता है? सुरक्षित। अगर सभी चीजों का विकास होगा, जैसे पौधों का भी विकास होगा, जिस तरीके से बिल्डिंग बन रहा है, जितना तेजी से बिल्डिंग बना रहे हैं उतने तेजी से पौधों का विकास करेंगे, तो हमारा पर्यावरण क्या रहेगा? सुरक्षित। इसी को हम लोग कहते हैं संपोषित विकास। सभी दिशाओं में विकास। एक को मार रहे हैं तो उसके बदले उतना ही चीज लगा रहे हैं।
जैसे अभी देखिएगा, जितना पेड़ काटा जाता है उतना ही पेड़ लगाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं संपोषित विकास। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करना चाहिए? हाइड्रोजन। बताओ क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण नहीं ना देगा, प्रदूषण नहीं देगा। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? कौन गैस से? CO2 से। CO2 उष्मा को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। हाइड्रोजन गैस जलाइएगा, प्रदूषण होवे नहीं करेगा, CO2 होगा। CO2 होगा नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं। यो पूछता है महाबीबीआई। देखो एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, ये सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक आता है। अगर ये CO2 गैस है, ये सूर्य के प्रकाश को आने तो देगा लेकिन जाने नहीं देगा। और अगर CO2 नहीं है, क्या नहीं है, तो ये प्रकाश आएगा और चला जाएगा। अगर CO2 है तो आएगा लेकिन जाएगा नहीं, तो ये एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा। और अब CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है क्योंकि पेड़ है नहीं जो CO2 को ग्रहण करेंगे, तो CO2 की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। तो इसी के कारण ग्लोब हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इसके लिए अब CO2 नहीं होगा तभी ये होगा। और CO2 कब नहीं होगा? जब ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे, क्योंकि सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन है? हाइड्रोजन। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। एक चैप्टर और शायद बचा हुआ है, कौन सा बता? कितना नंबर? 222 से कहां तक? यहीं से ना? दो सौ बाईस से 262, यही ना? पता चला राइजोपस का विभाजन कैसे होता है, किसके निर्माण द्वारा? राइजोपस जो बनता है वो बीजाणु के निर्माण से बनता है। बीजाणु जानते हैं ना? अरे बीजाणु, बीज बीजाणु जानते हो? उसी के निर्माण से राइजोपस का विभाजन जो होता है वो बीजाणु के निर्माण से ही होता है। लिख लो, कुछ कुछ चीजें इस चैप्टर में जो याद रखनी होंगी। हेलो हेलो, 10 मिनट में, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट, 10 मिनट। मकान मालिक का फोन है रेंट के लिए। हेलो, 3 लाख रुपए लेके। बीजाणु कैसे निर्मित होता है? कैसे निर्मित होता है? पौधों में बीजाणुओं का निर्माण अलैंगिक होता है। हम लोग कौन सा प्रजनन करते हैं? लैंगिक। एक क्वेश्चन पूछता है, अलैंगिक प्रजनन में विविधता नहीं होती है। अलैंगिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में विविधता नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन में क्या नहीं होता है? विविधता नहीं होती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बढ़े। बीजाणु किस प्रक्रिया से जीवित होते हैं? निष्क्रियता से। हम लोग बनते हैं किससे? सक्रियता से। गुणसूत्र, क्रोमोजोम की प्रकृति एवं आकार में विभेद किसके द्वारा? आनुवांशिकता। बताओ तो आनुवांशिकता जो होती है इसका वाहक कौन है? डीएनए। और डीएनए किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्र पर। आंसर हो जाएगा बताओ, आनुवांशिक बीमारियों का इलाज है, यानी वर्णांधता का इलाज है?
वर्णांता का इलाज संभव नहीं है। वर्णांधता का इलाज क्या नहीं है? संभव नहीं। महिला के शरीर में गर्भस्थ शिशु का पोषण किस प्रकार होता है? प्लासेंटा द्वारा। बताओ निषेचन कहां होता है? निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। और गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय में गर्भ का विकास होता है। निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? प्लासेंटा से। लिखे? लिखे हो? बताओ डीएनए के आनुवंशिक सामग्री जिसके द्वारा स्थानांतरित होता है कौन? शुक्राणु। आनुवंशिक सामग्री है शुक्राणु। बताओ गतिशील कौन होता है? अंडाणु की शुक्राणु? हाँ, गतिशील होता है शुक्राणु। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। पढ़े हैं ना? बताओ मादा जनन कोशिकाओं का प्रमुख अंग कौन होता है गर्भाशय? अब पुरुष का कौन होता है? टेस्टिस। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। बताओ शुक्रवाहिका जो है ये मादा का है कि पुरुष का है? पुरुष का है। पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। योनि हो गया, गर्भाशय ग्रीवा हो गया, गर्भाशय हो गया, ये सब मादा का है। टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, ये सब क्या है? पुरुष का है। बताओ प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है? इसका प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है चला, इसका काम है स्पर्म को सफेद भी करना और शुक्राणु को पोषक तत्व भी देना। स्पर्म सफेद करने का काम करता है। बताओ यौवनावस्था को किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था के नाम से। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, किशोरावस्था में शादी कर देना यह क्या है? सामाजिक दबाव। यौवनावस्था तक कौन सा ग्लैंड एक्टिव होता है? अरे कौन सा ग्लैंड एक्टिव होता है? इसका संबंध किससे है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से। तो इसलिए यौवनावस्था में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है। लिखे? बताओ पुंकेसर क्या है? अरे जनन अंग दो प्रकार का, एक मेल, एक मेल यानी पुरुष जनन अंग, और एक स्त्री जनन अंग। पुरुष जनन अंग में कौन है? पुंकेसर। स्त्री जनन अंग में स्त्री केसर। पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है। हो गया? बताओ वंशानुगत नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशावली का अध्ययन। अरे हम लोग वंशावली बनवाते हैं कि नहीं? गांव घर में देखना वंशावली बनाता है कि वंशों का अध्ययन करें। बता मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग किस प्रकार के थे? फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़े हो?
नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं, याद रखो फिनोटाइप। दो प्रकार का होता है, जेनोटाइप और फेनोटाइप। मेंडल ने किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। डीएनए के दोनों जनक का समान रूप से योगदान का क्या महत्व है? वंशानुक्रम। देखो, अगर माता पिता दोनों का जीन अगर समान रूप से व्यवहार करेगा तो वंश का क्रम जो है वही बना रहेगा जो पहले से है, और समान व्यवहार करेगा तो व्यवहार में डिफरेंस आ जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र का एक सेट क्या कहलाता है? बता, प्रत्येक गुणसूत्र एक सेट क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है? हर गुणसूत्र कैसा होता है? अद्वितीय। एक्स एक्स अद्वितीय है, एक्स वाई अद्वितीय है। एक्स एक्स से हो जाएगा क्या? लड़का की लड़की? लड़का। एक्स एक्स से लड़की, एक्स वाई से लड़का। तो सबका अपना अपना व्यवहार है, अद्वितीय है गुणसूत्र। लड़का वाला से लड़की नहीं होगा, लड़की वाला से लड़का नहीं होगा। गुणसूत्रों का क्या मुख्य कार्य है बताओ? आनुवंशिक जानकारी या संदेशन। गुणसूत्र से ही तो पिता का आनुवंशिक गुण बेटा में आता है। लिखें, मानव में जोड़े गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 23। और गुणसूत्रों की संख्या पूछ देगा तो 46। ये तो पता है ना। बता, जातियों के उत्पत्ति में विकासशील समय को का महत्व है। नवीन जातियों की वृद्धि। अगर जातियों की उत्पत्ति का विकास हम चेक करते हैं तो नई नई जातियां हमें मिलते जाती हैं, इसीलिए कहते हैं जाति, नवीन जातियों की वृद्धि। जातियों की उत्पत्ति का विकास खोजिएगा, नई नई जातियां मिलेंगी। कहने का सेंस ये है। बताओ, जीवाश्म ओमोनाइड किसका उदाहरण है? ये प्राचीन समुद्री जीव है, नाम याद रखना होगा। जीवाश्म ओमोनाइडे जो है ये प्राचीन समुद्री जीव है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है नील हरित शैवाल से कौन सी गैस निकलती है? हम बोले थे नील हरित शैवाल या कोई भी शैवाल है उसके सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। जितना शैवाल है सब मीथेन गैस देता है। बता, जीवाश्म बनने की प्रक्रिया। जीवाश्म हो गया कोयला। बनने की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है? जीव का पुनर्जीवन जीवित होगा? अरे एक मिनट रुक। पौधा नीचे चला जाएगा और नीचे जाने के बाद वो सड़ेगा, बहुत अधिक समय के बाद वो जीवाश्म बन जाएगा यानी कोयला बन जाएगा। क्या वो पुनः जीवित होगा? तो पुनर्जीवन इसमें शामिल नहीं है। बता, कोलेजन किस प्रकार के जीवाश्म में संरक्षित होने में मदद करता है? कोलेजन फाइबर का नाम सुने हो? कोलेजन कहां पाया जाता है? हड्डी में। कुछ नहीं, काट दो। बताओ, जीवित रहने के विभिन्नता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? जैविक गुणों पर। सबका गुण अलग अलग, भैंस का गुण अलग है, हमारा गुण अलग है, सबका गुण अलग अलग। जैविक गुणों पर जीवित रहने की विभिन्नता डिपेंड करती है। हम अलग तरीके से रहते हैं, भैंस अलग तरीके से रहता है, तो वो हमारा अपना जैविक गुण है। किसी विशेष वनस्पति के विकास में कौन सा प्रमुख तत्व होता है? डीएनए का विभाजन। कोई भी जीव नया बनेगा उसमें डीएनए का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? डीएनए का। जीवाश्म डेटिंग, ये सुने हो? कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग से किसका पता चलता है? महाभिवियाय। जीवाश्म की उम्र का पता चलता है, सुने हो? उम्र का पता चलता। जीवाश्म डेटिंग हम लोग कार्बन 14 से निकालते हैं, पूछता है। ये क्वेश्चन पूछता है कार्बन 12
कार्बन 12 से तत्वों का द्रव्यमान नापते हैं। हो गया। बताओ, कोशिका में विभाजन विविधता का कारण क्या होता है? आहार। बिना आहार के तो होगा ही नहीं। बताओ, कोशिका में पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण। बोलो न रे। केंद्रक पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। सही है। गोल्जी बॉडी पदार्थों का क्या कहता है? आवागमन। अब माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है? एटीपी का। एटीपी से ही हम लोगों को क्या मिलता है? ऊर्जा। एकत्रित समूह में जनन की क्या भूमिका होती है? नई स्पेसीज उत्पन्न करना। तो जनन से ही ना नया स्पेसीज बनेगा। लिखे। आपको पूछेगा मनुष्य की स्थिति, मतलब मनुष्य हमेशा के लिए बना रहेगा किससे? जनन से। मनुष्य की जो विविधता है वो बनी रहेगी किससे? जनन से। जातियों की उत्पत्ति के मुख्य कारणों में से एक क्या है? प्राकृतिक चयन। देखो, जैसे भालू अलग जगह रहता है, हम लोग अलग जगह रहते हैं, पानी अलग जगह रहता है। उन्होंने अपना प्रकृति का चयन किया, इसलिए उसको मछली कहते हैं, किसी को भालू कहते हैं, किसी को आदमी कहते हैं। लिखे। कहते हैं मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? गुणसूत्रों द्वारा। किसके गुणसूत्रों से? पिता की माता। पिता से ही ना लिंग निर्धारण होता है। कौन गुणसूत्र? एक्स वाई। एक्स वाई रहेगा तो बेटा की बेटी, एक्स एक्स रहेगा तो बेटी, और एक्स वाई रहेगा तो बेटा। लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है। बताओ, मेंडल का प्रमुख सिद्धांत क्या है? वंशगति का नियम। और डार्विन क्या दिया था? विकासवाद। डार्विन दिया था विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन किसका सिद्धांत दिया था? विकासवाद का। बताओ, वेजेल कर सेरे गैरल की व्याख्या। काट दो इसको, फालतू का लाइन। F2 पीढ़ी के पौधों के लक्षण का अनुपात कितना है? 3:1। ये याद रखना होगा। 3:1। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी आप पढ़े होंगे बायो में। किस तरह के गुणसूत्र एक्स वाई के रूप में जाने जाते हैं? लिंग गुणसूत्र। बोलो रे। अभी न बताए, एक्स एक्स रहेगा तो क्या होगा? बेटा। और एक्स वाई रहेगा तो, एक्स वाई रहेगा तो बेटा, एक्स एक्स रहेगा तो बेटी। तो एक्स और वाई क्या है? लिंग गुणसूत्र है। जब केवल लाल मृग ही होते हैं तब स्थिति कैसी होती है? मृगों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि अलग अलग मृगों में क्षरण होता है, नष्ट कर दिए जाते हैं। एक ही कैटेगरी के मृग होंगे तो मृगों की संख्या बढ़ती जाएगी। कुछ खास नहीं है, फालतू का लाइन है। कौन सा विकल्प स्पष्टीकरण के अनुसार नहीं माना जा सकता है? असंबद्ध चयन। कुछ नहीं है, काट दो, जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना। भूमियों की ऊर्जा परिवर्तन न होने का क्या कारण है? मृदा का पोषणीय में कमी। बताओ, अगर मृदा के पोषण में कमी हो जाएगा तो भूमि की जो रासायनिक ऊर्जा है क्या पौधों को मिल पाएगी? तो इसलिए पर्याप्त पोषण होगा तभी ऊर्जा परिवर्तन होगा, तभी आप मिनरल्स ले पाइएगा। मिनरल सही है नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। डार्विन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सुने हो? बड़ा फेमस पुस्तक है। डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? विकासवाद का।
डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? जीवों का क्रमिक रूप से विकास, कि पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इसी पर उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। अधर्म युक्त विकास किस प्रकार का विकास है? विभव काट दो। वर्तमान जीवों के गुण किसके साथ समान हो सकते हैं? बताओ। मेरा गुण जो होगा हमारे निकटतम पूर्वज के साथ होगा, पिताजी के साथ। पिताजी का गुण जो होगा वो किसके साथ समान होगा? दादाजी के साथ। निकटतम पूर्वज के समान होता है। बताओ। जीवाश्म समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण परिवर्तित होते हैं? खनिज के कारण। अरे जीवाश्म जो कोयला है, कोयला एक प्रकार का खनिज है ना, है। खनिज मतलब धातु प्लस अशुद्धि। खनिज मतलब क्या? खनिज बोले तो धातु प्लस अशुद्धि। धातु प्लस क्या? अशुद्धि। अब बताओ, जिससे कम खर्च पर धातु निकाल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अयस्क। क्या कहते हैं? कैंसर जैसी बीमारी के अध्ययन किसे समझने में मददगार है? कैंसर का जीव विज्ञान। कैंसर बताओ किससे होता है? कार्सिनोजेन से होता है। कार्सिनोजेन से क्या होता है? कैंसर। कार्सिनोजेनिक जीवाणु से क्या होता है? कैंसर। कैंसर में हम बोले थे अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्या होता है दोस्त मेरे? अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है? कैंसर। इसका उपचार क्या है? कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी? अब बताओ, कौन सा समस्थानिक का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में? कोबाल्ट। क्योंकि कोबाल्ट से कौन सा किरण निकलता है? कौन किरण? गामा। गामा एक रेडियो सक्रिय किरण है और इसी से हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं? रेडियोथेरेपी। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। हो गया समाप्त? बोलो। हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ठीक ना? अब मेरे लिए तुम ये नहीं कह सकता है, हमने कहा था कि 6 to 10 साइंस और आर्ट्स हम आपका पूरा कर देंगे, ठीक है? तो हम आपकी सेवा में 6 to 10 पूरा कर दिए हैं और हमको लगता है केवल हम ही लिए हैं लगभग 100 क्लास के अप्रोक्स। 100 अप्रोक्स क्लास तो हम लिए हैं, ठीक ना? बाकी सारे टीचरों ने लिया। हमने इसके बदले ऑफलाइन वाले बच्चों आपसे 500 रुपया लिया था, जिसके बदले हमने सारा पीडीएफ आपको दिया है। हमको लगता है इतना तो पीडीएफ हो गया होगा आपके घर पे, ठीक ना? और उसके बाद 200-300 हमको बच भी गया होगा। तो एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, उससे पहले हम आपका कोर्स पूरा कर दिए हैं। और कुछ दिन बीच में इसलिए रोक दिए थे क्योंकि ड्राइवर का बहुत ज़्यादा लोड था, तो हमको लगा कि आपका डेट नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चे ये कहने लगे कि सर आप खाली बोलते हो, पूरा नहीं करते हो। हम अपने जीवन में चला आज तक किसी को भी दिया हुआ जुबान वापस नहीं लिए हैं, चाहे उसके लिए कितनों लॉस हो जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर 1 घंटा साइंस अलग से पढ़ाएंगे दूसरे बैच को, इसके बदले तुमको भी पता है कि हमको कितना पैसा मिलेगा। मेरी फी ऑनलाइन की है 4000 रुपये, तो तुम जोड़ लो कितना पैसा मिलता। इतना दिन में हम कोर्स खत्म कर देते हैं। और लेकिन हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, और मेरे सारे टीचरों ने पढ़ाया। और उम्मीद करेंगे कि आप पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिला होगा, तब तो आप इतने दिन तक आ रहे हैं, नहीं तो आप आते ही नहीं, ठीक ना? बाकी दोस्त मेरे,
आप कोई 10,000 लेके भी पढ़ाता है, कोई 5,000 लेके भी पढ़ाता है, हम भी पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा मन किया कि नहीं, ये बैच हम इतना में ही पढ़ाएंगे तो हम इतना में ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये बात जिंदगी भर याद रखना कि JSK जा यूट्यूब पे आके बोल दिया वही होगा। चाहे इसके लिए हमको जितना मेहनत करें, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज के बारे में हम जो बोल देंगे कि ये क्लास इतने दिन तक चलेगा, मतलब वो उतने दिन तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम में आए 5 को मैराथन ले लिए। मैराथन हम भी लेते हैं, लेकिन मैराथन से पहले भी सारा कोर्स पढ़ाते हैं। अब अगर मान लो कि हम एक भी दिन तुम्हारा क्लास नहीं लें, और तुमको सबको पता है कि एसके जा साइंस बहुत बढ़िया पढ़ाता है, हम तुम्हारा एक भी दिन क्लास नहीं लें और बीपीएससी टीआरई से 4 दिन पहले हम तुम्हारा 4 क्लास ले लें या 2 क्लास ले लें, ऑब्वियस सी बात है उसमें लाइव बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा अरे ये झा सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो आएगा ये, या फलाना सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो आएगा ये। तो उससे लेकिन रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट एक क्रमबद्धता है। अगर आप उस क्रमबद्धता में पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट होगा, अगर अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन उससे टीचर को फायदा हो जाता है। अब टीचर को क्या फायदा होता है कि जैसे जो रेगुलर टीचर पढ़ाते हैं उसके पास तो बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, वहां तो कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है। वहां 100 क्लासेस जैसे हमने ली, तो 100 क्लासेस जो बच्चा करेगा वो समझ में आएगा, जिसको नहीं करेगा उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन बच्चा टीचर को उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, डेली हमको आके पढ़ाना है। लेकिन वही बच्चा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एक ही दिन मैराथन करता है, तो उससे बच्चों को नुकसान होता है और उस टीचर को फायदा हो जाता है। क्योंकि जो डेली पढ़ाता है अगर उसका मान लो 1,000 लाइव रहता है, तो वो एक दिन हम ही आएंगे पढ़ाने के लिए तो मेरा 5,000 लाइव रहेगा, 10,000 15,000 लाइव रहेगा। तो लोगों को ये लगता है कि नहीं ये टीचर बहुत बढ़िया है। मेरा मानना है कि जो टीचर बहुत बढ़िया है वो रेगुलर आके यूट्यूब पे पढ़ाए अपना अच्छा वाला कंटेंट। एक दिन 4 घंटा, एक दिन 3 घंटा में रिजल्ट कभी नहीं होना है। आप देखिए हमने बीपीएससी तैयारी का ही जिम्मा उठाया रात वाला यूट्यूब का, तो हम प्रॉपर वे में ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। हमारा एक क्रम है पढ़ाने का कि अगर हम 3 क्वेश्चन लेते हैं बीपीएससी टीआरई का ओरिजिनल, तो इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके अगल, इसके बगल सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आप देखते होंगे तो आपको पता चलता हो। मेरा हार्ड इंस्ट्रक्शन रहता है सारे सब्जेक्ट के टीचर को कि आप 1 से 2 प्रीवियस ईयर इंक्लूड करिए और उसके आसपास के क्वेश्चंस पढ़ाइए। चाहे वैकेंसी रहे नहीं रही, उसको रेगुलर वे में पढ़ाएंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट होगा वही बच्चे हमारे यहां फिर बच्चे भेजेंगे। चाहे ग्रुप डी का ही क्लास है, तो ऐसा नहीं कि हमने मैराथन लगा दिया। अभी हमको लगता है रात में 5-5, 6-6 हजार बच्चे लाइव रहते हैं एसके यूट्यूब चैनल, तो ऐसा नहीं कि मैराथन लगा दिया। हमने एक सतत प्रक्रिया स्टार्ट की, एक रेगुलर क्लास हम ऐसे ऐसे आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और डेली हम अपनों आके पढ़ाते हैं। आपके बैच को पढ़ाने के लिए हमको लगता है कि हम जो 5 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं नाश्ता करके, सिर्फ वो एक बैच जो बीच में है रात वाला यूट्यूब का, उसके कारण हम 9:45 में पैर नीचे रखते हैं स्टेज से। ये मेरा एकदम रेगुलर क्रिया है। 5 से 6 में यहां लेते हैं क्लास, फिर 6 से 7 में यहीं लेते हैं, 7 से 8 में बाजार समिति लेते हैं, 8 से 9 में फिर वहां लेते हैं टेस्ट सीरीज सेंटर पे, फिर 9 बजे आपका क्लास लेते हैं, 9 से 9:45, और फिर 9:45 बजे चले जाते हैं उस सेंटर पे, तब वहां से फिर क्लास लेते हैं। सिर्फ वो 45 मिनट की क्लास के लिए। मतलब हम परेशान हैं पिछला 1.5 महीना से, जब से ये क्लास स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी अपने वचन पे टिके हुए हैं। हमने कहा था 31 से 35 क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो 31 से 35 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। 20 क्लास के आसपास हुआ है ना, 15 से 18 क्लास और लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। वो क्वेश्चन जो आपको पूछा है और वो क्वेश्चन जो इसके आसपास, यही हमारा एम है उस क्लास का। और कोशिश कीजिए दोस्त मेरे कि रात वाला क्लास जो होता है 9 बजे वाला, उसमें जुड़ के जरूर उसका लाभ उठाइए। पहला क्लास मेरा ही होता है, हर दिन 2-3 टॉपिक हम पढ़ाते हैं। तो अगर 20 दिन आप पढ़ते हैं तो 20 या 60 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा और लगभग 20 चैप्टर तो पढ़ ही लीजिएगा। बाकी दोस्त मेरे, हमारे तरफ से इस बैच के लिए सेवा इतना ही है। कोई गलती हुई हो, हम या हमारे टीचरों से कोई गलती हुई हो, तो इसके लिए हम सॉरी हैं। लेकिन हमने जो जुबान दिया था अपनी क्षमता के अनुसार हमने उसको पूरा किया है। ठीक है, गलतियां हर किसी में होती है, मेरे में भी होंगी। हो सकता है कभी तुमको हम डांट दिए हो या ऐसा कुछ हो गया हो, इसके लिए हम सॉरी हैं। बट हमने जो जुबान दिया था उस जुबान को हम अंतिम समय तक पूरा कर दिए। ठीक है, और लगभग रेगुलरिटी के साथ किए।
95 to 98% अटेंडेंस के साथ। ठीक है, बाकी हमारे तरफ से कहीं कोई मिस्टेक रह गया हो तो आप माफ कीजिएगा, हम अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी छोड़े नहीं है। ठीक है, बाकी हर जगह पढ़िए, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, जहां आपको दिल करे वहां पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। फाइनल गोल यही होना चाहिए कि हमको रिजल्ट ले लेना है। खाली मेरे बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे, या तो नहीं बोलेंगे, या तो बोलेंगे तो उस बात को करेंगे। क्या उसकी भी अलग से क्लास चलेगी, जब चलेगी तो हम आपको बता देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम आपको बोले थे, उसकी भी अलग से क्लास चलेगी, जब चलेगी तो यूट्यूब पे उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्थान में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।